जो हम सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उसके अंदर मोनोपोली अभी तुमको समझता है, लेकिन एक थोड़ा सा एडिशनल मैं बताती हूँ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। हमने ये पढ़ा था ना कि मोनोपोली में भी दो अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस वो लोग डिसाइड कर सकते हैं। मोनोपोली मोनोपोली में जो है वो एक मार्केट में एक प्राइस में बेच सकता है, दूसरे मार्केट में दूसरे प्राइस में बेच सकता है। तो उसका कुछ रूल्स है, तो वो रूल्स एक बार देख लो और उसका भी ग्राफ देख लो, ठीक है ना। तो जो मोनोपोलिस्ट है वो यदि अलग अलग मार्केट में अलग अलग चीजें मतलब अलग प्राइस पे बेचेगा तो वो क्या सोचेगा सबसे पहले, दैट कि उसके तीन क्वेश्चंस होंगे जो उसको आंसर करने पड़ेंगे। Three questions which a monopolist will have to answer when he is selling same products in two market. तो first question जो होगा वो ये होगा, how much to produce, how much, में से ये लिखना है। हाँ, how much to produce, ये एक मोनोपोली में जो प्रोड्यूसर है उसको डिसाइड करना पड़ेगा। सेकेंड है how much to sell in each market, अब वो दो अलग अलग मार्केट में अलग अलग रेट पे बेचने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या डिसाइड करेगा, हाउ मच टू सेल इन ईच मार्केट। और तीसरा क्वेश्चन जो मोनोपोली में है उसको एड्रेस करना पड़ेगा, हाउ मच प्राइस टू चार्ज इन ईच मार्केट। यदि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आपको करना है और आप मोनोपोली में हो तो आपको ये तीन क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे, हाउ मच प्राइस टू चार्ज in each market। तो इसके अलावा कुछ फोर्थ दिया है तो वो ऑड मैन आउट करके बाहर आना। अभी ऐसे सिचुएशन में जब आप अलग अलग रेट्स में अलग अलग मार्केट में बेच रहे हो तो ये तो हमको अभी तक समझ में आ गया है कि प्रॉफिटेबल लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा जहां पर एम आर इज इक्वल टू एम सी होता है। ये अभी तक हर बार हमने किया, हमको पता है। बट अब अलग अलग मार्केट में बेच रहे हैं उस समय कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है ये लिखो, condition of equilibrium where MC is equal to MRA is equal to MRB। MRA और MRB क्या है, जो इंडिविजुअल मार्केट्स है ना उनका मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब जो इंडिविजुअल मार्केट ए और बी है उनका। It means that MC must be equal to MR in individual markets separately। मतलब MC should be equal to MRA individual market A and MRB individual market B separately। And एक और चीज आ जाती है इसमें, MC is equal to marginal cost is equal to AMR। और यहाँ पर AMR का मतलब क्या है, एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू। एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू, एग्रीगेट मतलब क्या होता है, टोटल रेवेन्यू। सो इट मीन्स दैट द मोनोपोलिस्ट मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम नॉट ओनली इन इंडिविजुअल मार्केट बट ऑल्सो व्हेन द टू मार्केट्स आर ट्रीटेड एज वन। सिर्फ एक मार्केट में ही नहीं, दोनों का टोटल करें तो इंडिविजुअल मार्केट विल बी ट्रीटेड एज वन, तो एक में ही नहीं दोनों में। तो अभी समझ में आया कि है ना, वो लोग पूछ सकते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में सिर्फ MC इज इक्वल टू MR लगाओगे या MC इज इक्वल टू MRA इज इक्वल टू MRB, या फिर वो ऐसे भी बोल सकते हैं MC इज इक्वल टू AMR, एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये सब पे हाँ होना चाहिए तभी मोनोपोली में इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या? हाँ मैं समझा। अच्छा, मैं एक चीज ड्रॉ कर रही हूँ, मेरे को इलास्टिसिटी बताना तो मुझे सच में समझेगा कि तुम लोग को समझ रहा है कि नहीं। यदि ये AR और MR इस तरह से है
AR MR, ठीक है। एक तो ये बनाया मैंने और एक मैंने ये बनाया AR MR। दोनों ही सिचुएशन में MR नीचे है एवरेज रेवेन्यू के, बट ये वाला कौन सा इलास्टिसिटी है डायग्राम नंबर 1 और डायग्राम नंबर 2 कौन सा इलास्टिसिटी है बताओ तुम मुझे। यदि ये नहीं आता है तो आगे कैसे जाऊंगी मैं। अच्छा एक बार बताती हूँ, एक लेस इलास्टिक डिमांड है, एक मोर इलास्टिक है। अब मोर इलास्टिक कौन सा और लेस इलास्टिक कौन सा है, यदि कर्व देख के समझ नहीं आ रहा मतलब पढ़ाई तो की नहीं है। मिस एक मिनट। मिस फर्स्ट वाला लेस इलास्टिक है। फर्स्ट वाला लेस इलास्टिक है, शाबाश। और सेकंड वाला फिर मोर इलास्टिक ही हुआ। मोर इलास्टिक होता है। तो सिर्फ विराज को आता है ये। देखो यदि इस तरह का डिमांड कर्व भी इस तरह का होता है, यदि पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी होता, प्राइस थोड़ी कम हुई है, प्राइस P1 ही हुई है, इतना कम हुई है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड देखो ना कितना फर्क पड़ रहा है, इतनी ज्यादा बढ़ गई Q1। तो जब ये एक फ्लैटर कर्व होता है तो वो मोर इलास्टिक होता है। ये कब करोगे। और जब एक स्टीपर कर्व होता है, स्टीपर कर्व, तो वो लेस इलास्टिक होता है। पहले पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी थी, प्राइस देखो कि है ना प्राइस काफी कम हो गई, मान लो P1 हो गई, तो भी क्वांटिटी पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, वो Q से Q1 इतनी चेंज हुई है, तो ये लेस इलास्टिक है। अब कर लो यार इसको, इतना तो पता होना चाहिए ना कि जब ये स्टीपर स्लोप होता है तो वो लेस इलास्टिक होता है, और जब ये फ्लैटर स्लोप होता है तो वो मोर इलास्टिक होता है। तो एक आप ये देखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो एक मार्केट में मैं है ना सस्ता बेचूंगी, एक मार्केट में महंगा बेचूंगी। यदि मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ, मान लो कोई चीज मुझे है ना पड़ती है 40 रुपए में, ठीक है, एक मार्केट में मुझे, मैं आराम से उसको 60 में बेच सकती हूँ, और एक मार्केट में मुझे 45 में ही बेच पाऊंगी, ज्यादा नहीं। तो मैं इलास्टिसिटी चेक करूंगी ना कि कौन लोग 60 में भी खरीद लेंगे और कौन लोग 45 में ही खरीदेंगे। तो उस हिसाब से मैं अलग अलग मार्केट में बेचूंगी, क्योंकि बेचने वाली मैं ही हूँ, मैं हूँ अंडर मोनोपोली। तो तुम ये बात बताओ कि मैं लेस इलास्टिक मार्केट में हाई प्राइस डालूं कि मोर इलास्टिक मार्केट में, बताओ। ये मिस मार्केट मिस रिपीट लेस करो क्या इलास्टिक पूछा में था। ना, लेस इलास्टिक मार्केट में मैं मोर प्राइस चार्ज करूंगी, ठीक है, क्योंकि है ना ये लेस इलास्टिक है, ये ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करने वाला है, तो मैं यहाँ पर हायर प्राइस चार्ज कर सकती हूँ। और ये सेकंड वाले में मुझे लो प्राइस चार्ज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मिस मेरे तो, को ये नहीं समझा, वापस बताओ ना। अच्छा किसको समझा, आई थिंक विराज को समझा, एक बार विराज रिपीट हाँ कर। मैं समझा। हाँ विराज ये रिपीट करेगा कि यहाँ पे मोर प्राइस क्यों होती है। अरे फर्स्ट वाले में मोर प्राइस है क्योंकि अगर अपन प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं तो भी डिमांड थोड़ा ही कम हो रहा है। तो अगर हम लोग ज्यादा प्राइस इंक्रीज करेंगे तो भी डिमांड का रिस्पॉन्स सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट, मतलब यहाँ पर ना क्योंकि उसका मोनोपोली है ना। देखो मोनोपोली है, सिंगल सेलर है, और ये यहाँ पर लेस इलास्टिक है क्योंकि ये स्टीपर कर्व है, तो मुझे पता चल गया लेस इलास्टिक है। अब मैं 40 वाली चीज को 60 में भी बेचू ना तो भी वो लोग खरीद लेंगे, rather than going without it they will buy it। तो मैं ऐसे मार्केट में अपनी चीज को महंगा बेचूंगी। एक मोनोपोलिस्ट क्या सोचता है, एक मोनोपोलिस्ट सोचता है कि जिस मार्केट में इलास्टिसिटी लेस इलास्टिक है उसकी प्राइस
प्राइस चार्ज करो, बिकॉज द पीपल ओवर देयर आर नॉट विलिंग टू गो विदाउट अ प्रोडक्ट। बहुत कम लोग होंगे जो बिना प्रोडक्ट के चले जाएंगे, वो हाई प्राइस में खरीद ही लेंगे क्योंकि उनकी डिमांड ही लेस इलास्टिक है, ज्यादा चेंज ही नहीं करती है, प्राइस को रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है ज्यादा, ठीक है ना। जबकि मोर इलास्टिक में वो लोग प्राइस को रिस्पॉन्ड करते हैं। यदि प्राइस में ना ज्यादा बहुत ज्यादा कर दी तो वो लोग चले जाएंगे, प्रोडक्ट लेंगे नहीं। तो ये वाले मार्केट में तो मैं ज्यादा वो महंगा बेच नहीं पाऊंगी। और मैं एज अ मोनोपोलिस्ट जब मैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रही हूँ तो एक मार्केट में महंगा बेचूंगी, एक में रीजनेबल। तो फिर मैं क्या करूं, मुझे ये याद रखना है एज अ मोनोपोलिस्ट, जो लेस इलास्टिक मार्केट है उसमें ज्यादा प्राइस चार्ज करो, जो मोर इलास्टिक मार्केट है उसमें कम प्राइस चार्ज करो। ये बात ध्यान रखो, नहीं तो फंसोगे, ठीक है। हाँ या ना? हाँ मैं समझ गया। हाँ मैं समझा। और इसको लिख भी लो बेटा, जरूरी है ये, क्योंकि ये बच्चे ना एग्जाम में गड़बड़ी में गड़बड़ कर लेते हैं। पढ़ा हुआ होता है पर उस समय दिमाग काम नहीं करे तो इसलिए बार बार प्रैक्टिस जरूरी है। अभी डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एक बार ये भी करना है और ऑब्जेक्टिव भी करना है कि आदमी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता क्यों है। तो ऑब्जेक्टिव करते पहले, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन मोनोपोली। मैं कहीं कोई चीज महंगी बेच रही हूँ, कहीं सस्ती बेच रही हूँ, क्यों ऐसा कर रही हूँ? तो पहला ऑब्जेक्टिव तो मेरा ऑब्वियसली पैसा कमाने की कोशिश कर रही हूँ, तो पहला ऑब्जेक्टिव है अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? ये भी हो सकता है मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक पड़ा है तो उसको मैं क्लियर कर दूं, डिस्पोज ऑफ सरप्लस स्टॉक। तीसरा ऑब्जेक्टिव, मैं लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करती हूँ, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एंजॉय करूंगी। जो लेस इलास्टिक मार्केट है उसको उसमें मैं ज्यादा प्राइस में बेच दूंगी, और जो है ना मोर इलास्टिक है उसमें कम प्राइस में, बट ज्यादा प्रोडक्शन करूंगी तो दोनों मार्केट में बेचूंगी, तो आई विल एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो करूंगी। कई बार हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसलिए भी करते हैं, वी वांट टू कैप्चर फॉरेन मार्केट। अब मैं इस प्राइस में बेच रही हूँ, कोई और बेच के दिखाओ, आई वांट टू कैप्चर फॉरेन मार्केट, ठीक है। तो ये है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली। 4 हैं, चौथे के अलावा 5वां यदि उन्होंने घुसाया तो आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जो पिकू ने क्लासिफाई किया था। 3 डिग्री होती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। डिग्रीज 3 डिग्रीज होती है। किसने बोला था कि 3 डिग्रीज होती है ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? पिगू ने। और क्या है वो? फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब? वेयर द मोनोपोलिस्ट फिक्स अ प्राइस। फर्स्ट डिग्री में जो मोनोपोलिस्ट है ना वो क्या करता है? फिक्स अ प्राइस विच टेक अवे द एंटायर कंज्यूमर सरप्लस। वो ऐसा प्राइस फिक्स करता है, वो खुद फिक्स करता है। तो फिक्स अ प्राइस, द मोनोपोलिस्ट फिक्स अ प्राइस विच टेक्स अवे एंटायर कंज्यूमर सरप्लस।
ठीक है। जो सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है उसमें वेयर द मोनोपोलिस्ट टेक अवे ओनली सम पार्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। जो सेकंड वाला है उसमें मोनोपोलिस्ट ऐसा प्राइस फिक्स करता है ओनली सम पार्ट ऑफ consumer surplus they can take away. कोई सोना मत याद, डायग्राम अभी आएंगे फिर समझ नहीं आएगा। Your price charges according to the quantity sold. एग्जाम्पल लार्ज क्वांटिटी होगा तो लोअर प्राइस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बल्क में बेचोगे तो लोअर प्राइस, ठीक है। अभी थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, where the monopolist charge price according to the location। मतलब थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होगा कि वो प्राइस किसके अकॉर्डिंग फिक्स करेगा, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, कौन सी जगह वो सामान बेच रहा है अपना अपना कस्टमर सेगमेंट, इनकम लेवल, और टाइम ऑफ परचेज। तो लोकेशन कौन सी है, पॉश मार्केट है कि नॉर्मल मार्केट है, कस्टमर सेगमेंट कौन सा है, उनका इनकम लेवल क्या है। देखो तुम सर्दी की चीज बेच रहे हो तो टाइम ऑफ परचेज सर्दी में महंगी बेच सकते हो, बेचो, लेकिन गर्मी है तो उसको डिस्काउंटेड प्राइस में डालो, ठीक है ना। तो ये मेजर जो चीजें थी ये मैंने मोनोपोली के बारे में कवर कर दी। अभी इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो मेन है तो वो क्या है, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। मोनोपोलिस्टिक हमने बात की थी कि मोनोपोलिस्टिक के मुझे कुछ एग्जांपल बता सकते हो कि है ना ये चीजें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आती है। मैंने एक बताया था सोप शैम्पू, कुछ और बताओ मुझे। क्या बात है, क्या मिस बात है, कोलगेट और पेप्सोडेंट। सोप शैम्पू टूथपेस्ट, और बताओ। मिस पेन। अच्छा स्टेशनरी मटेरियल जो है, ओके, और बताओ। मिस फूड ग्रेन्स पे भी होगा क्या? फूड ग्रेन, फूड ग्रेन कौन से मार्केट में बिकते हैं कोई बता सकता है। मैं है ना 2 खेत का फूड ग्रेन को मिक्स कर देती हूँ, ठीक है, 2 खेत के गेहूं को मिक्स कर देती हूँ, तू आइडेंटिफाई करना कौन से खेत का था या कौन से ठेले का था। फूड ग्रेन कौन सा कंपटीशन है, कंपटीशन परफेक्ट में आएगा ना। परफेक्ट है ना। फूड ग्रेन, सब्जियां, फ्रूट्स, ये सब परफेक्ट कंपटीशन है, क्योंकि एक बार सबको एक थैले में मिक्स करके ऊपर नीचे कर दिया ढूंढते रह जाओगे कौन सा किसका है, बिकॉज दे आर सेम इन शेप, साइज, कलर, टेस्ट, है ना। तो फूड ग्रेन नहीं हो सकता। तो पहले तो तुम है ना नोटबुक में लिख लो, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किस किस का हो सकता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए बच्चों कुछ बातें तो याद रखो ना यार। मैंने बोला लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं, ठीक है, और इतने होते हैं कि ईच फर्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट ओनली, दे आर अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल मार्केट, ये मैंने बोला था। सिंगल बायर, सिंगल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होता है, जैसे क्लोजअप, पेप्सोडेंट, कोलगेट, विको, वज्रवदंती, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। और लोग ब्रांड लॉयल्टी भी चलते हैं, मतलब जो जो जिसको जो ब्रांड पसंद है वो ब्रांड खरीदेगा। फिर उसके बाद फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है मार्केट में। और प्लीज मोनोपोलिस्टिक के लिए अब हाई टाइम है, लर्न कर लो। नॉन प्राइस कंपटीशन करते हैं वो लोग। मैंने बताया था डव अपने साबुन की प्राइस अपनी इच्छा से ऊपर रख करेगा और लाइफ बॉय अपनी इच्छा से नीचे करेगा। वो लोग प्राइस पे एक दूसरे को मार ही नहीं रहे। वो लोग किस पे है ना compete कर रहे हैं। मोनोपोलिस्टिक किस पे compete करता है, बताओ किसके थ्रू वो compete करता है, तुम बताओ मुझे। ये मैंने बताया है तुमको एडवर्टाइजमेंट पे, आफ्टर सेल्स सर्विस करके, कि कौन बेटर आफ्टर सेल्स सर्विस दे जा रहा है, कौन बेटर प्रोडक्ट डेवलप
ठीक है ना। ये लोग इस चीज पे compete करते हैं मोनोपोलिस्ट। नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, दे इनकर हेवी एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिसिटी, ऑन एडवर्टाइजमेंट। ये बात याद रखनी पड़ेगी मोनोपोलिस्टिक के लिए। और इसके एग्जांपल मैंने सोप बोला था, शैम्पू बोला था, डिटर्जेंट बोला था, इनफैक्ट मैंने एक है ना तुमको एजुकेशनल ट्रेनिंग का भी बोला था, कंप्यूटर्स, जैसे कि कंप्यूटर एजुकेशन है तो मैंने एग्जांपल दिया था, एनआईटी भी दे रहा है, एप्टेक भी दे रहा है। वो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में बैठे हैं दोनों। फिर हम लोग ने क्या बोला था, टूथपेस्ट, अभी बोला ना किसी बच्चे ने टूथपेस्ट, ये मोनोपोलिस्टिक यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये विको बजाज है, ये कोलगेट है। फिर मिनरल वाटर, फिटनेस हेल्थ सेंटर्स, रेडीमेड गारमेंट। ये याद करो, कोई एक पूछ लेगा बोलेगा कौन से मार्केट से है, फिर क्या करोगे? फिटनेस हेल्थ सेंटर्स, रेडीमेड गारमेंट। तुम आइडेंटिफाई कर लेते हो ना रेडीमेड गारमेंट्स में, अच्छा ये वाला जो कपड़ा है ये लुई फिलिप का है, ये वाला जो कपड़ा है ये रेमंड का है, ये वाला जो कपड़ा है ये मतलब ये वाले ब्रांड का, एंड ब्रांड का है, वॉट एवर इट इज, तुम करते हो ना। तो मोनोपोलिस्टिक में सब अपनी प्राइस अपने हिसाब से ही लगा रहे और कोई अकेला मार्केट को इन्फ्लुएंस कर नहीं सकता। जबकि तुमको याद रहना चाहिए कि परफेक्ट कंपटीशन में वो लोग जो हैं वो उनके सामान एकदम सेम होते हैं, शेप, साइज, कलर, टेस्ट सब में। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, देयर आर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। अभी भी नहीं किया तो कब करोगे मुझे पता नहीं। अभी हम लोग एक बार बताओ, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मैं बता रही थी कि इन्होंने एग्जाम में अभी तक इस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं, और कुछ तो नया पूछेंगे। तो तुम ध्यान रखो ना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमको पता है ईच फर्म इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट इज अ प्राइस मेकर। वो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में वो लोग जो फर्म है वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या चार्ज करना है, तो दे आर प्राइस मेकर। जबकि परफेक्ट कंपटीशन में हम देख रहे थे कि दे आर प्राइस टेकर। जो डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस लग जाते हैं, जहां इक्विलिब्रियम हो जाता है, सबको वही बात माननी पड़ेगी। बट यहाँ पर तो डव तो अपनी मर्जी का लगा, गोगरेज तो अपनी मर्जी का लगा, लाइफबॉय तो अपनी मर्जी का लगा, निर्मा तो अपनी मर्जी का लगा। दे आर प्राइस मेकर एंड डिटरमाइन देयर ओन प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म इज अ प्राइस मेकर। यदि तुम भूले तो अब तुम देखो, यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट। ये नहीं तो ये चलेगा। जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, ठीक है। तो जब क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं तो अब मैं तुमको नहीं बता रही हूँ, तुम मुझे बताओ, जब है ना एक प्रोडक्ट की बजाय दूसरा प्रोडक्ट भी मैं यूज कर सकती हूँ, तो ऐसे सिचुएशन में जो डिमांड को होगा वो इस तरह का होगा या फ्लैटर होगा, तुम बताओ, स्टीपर होगा कि फ्लैटर होगा? मैं से वापस रिपीट करो। क्वेश्चन ये है कि जब भी मार्केट ऐसी चीजों से भरा पड़ा है कि है ना, यदि मुझे एक ब्रांड नहीं मिला तो मैं दूसरा ब्रांड ले लूंगी, मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। तब ऐसी सिचुएशन में जो डिमांड कर्व होता है वो स्टीप होता है, दैट इज स्टीप होगा ना, स्टीप होता है, फ्लैट होगा ना। मतलब स्टीप में हम क्या बोलते हैं कि वो है ना इनइलास्टिक है, और फ्लैट में हम बोलते हैं इलास्टिक है। चलो अच्छा बहुत फ्लैट होगा मिस, क्योंकि बहुत सारे कंपटीटर्स। हाँ, मतलब ये नहीं तो ये सही। यदि तुम बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ाओगे, छोड़ना ये साबुन से नहीं चला भाई, ये साबुन घर में लेकर आते। तो एक बात याद रखो, नहीं पूछा अभी तक, पूछ लिया तो मुझे पता नहीं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में
क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं इसलिए इसका डिमांड कर्व कैसा होगा, फ्लैटर। क्योंकि जब क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं तो हम उसको इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। यदि आप कुछ बहुत ऊपर नीचे करोगे तो वो लोग या कंज्यूमर्स आपके कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे, तो ये इलास्टिक होगा और इसलिए थोड़ा सा फ्लैटर स्लोप होगा। ये बात ध्यान रखना, रिलेटिवली मोर इलास्टिक होता है। इसमें भी इक्विलिब्रियम कहाँ है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में देखा, वही मोनोपोलिस्टिक में भी है। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, वेयर MR इज इक्वल टू MC, एंड वही है MC कर्व कट्स MR कर्व फ्रॉम बिलो, वही है। तो फॉर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होंगे, सेम है सब, सिर्फ ये थोड़ा सा फ्लैट बना देना। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कब होंगे बताओ, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कब होते हैं, मीन्स जब एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। हाँ तो अभी भी वैसे ही है, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, उसी समय सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। एंड नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, एंड लॉसेस व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। देखो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का यदि हम डायग्राम बनाएं, एकदम वैसे वैसे ही बनाना है बेटा, कुछ चेंज ही नहीं है। इनफैक्ट वो डायग्राम बनाने पूछते नहीं है, फिर भी जस्ट देख लो, थोड़ा सा फ्लैट बनाएंगे हम लोग। और ये पी प्राइस है, यहाँ मान लो ये टच कर रहा है, ये वाला जो लाइन है ये एवरेज रेवेन्यू का लाइन है और इसको हम डिमांड कर्व भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये एल है, यदि ये पॉइंट एल है, मान लो ये दो पॉइंट्स को हमने और जोड़ा, ठीक है, मान लो ये पॉइंट आर है, एक्स एक्सिस पे कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों आता है, सॉरी एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी आती है और वाई एक्सिस पे कॉस्ट और रेवेन्यू आता है। अभी ये जो पॉइंट है ये वाला, इससे कट करके एवरेज कॉस्ट कर्व जाएगा ऐसे, ये एवरेज कॉस्ट कर्व है। और नीचे से काट के देखो जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है ना, वो ऐसे कहीं जा रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इस तरह से यहाँ पर ये कट रहा है। हाँ तो मतलब एमआर ये जो है एमआर मार्जिनल रेवेन्यू, यहाँ पर यदि इसने टच किया है तो इसी से टच करते हुए एमसी कर्व जाएगा इस तरह। तो आप क्या बोलोगे, ये जो एरिया है पी एल, मान लो इसको मैं बोल देती हूँ एम और आर, ये जो पूरा एरिया है ये प्रॉफिट का एरिया है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम आउटपुट कितना है मेरा, ओ और क्यू मेरा इक्विलिब्रियम आउटपुट है, ठीक है। इसको ओ क्यू भी बोल सकती हूँ, पी एल भी बोल सकती हूँ, बात एक ही है। एवरेज रेवेन्यू कितना होगा मेरा, एवरेज रेवेन्यू जो क्यू और एल है, क्यू एल ये मेरा एवरेज रेवेन्यू होगा। एवरेज कॉस्ट कितना होगा, क्यू और एम मेरा एवरेज कॉस्ट होगा। प्रॉफिट एरिया कितना होगा मेरा, जो पर यूनिट प्रॉफिट कितना होगा, एल एम, ये मेरा पर यूनिट प्रॉफिट होगा। और टोटल एरिया ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, या तो मैं बोलूं ओ क्यू इंटू एल एम, या मैं बोल सकती हूँ आर एम इंटू एल एम, या फिर मैं बोल सकती हूँ पूरा एरिया पी एल एम आर, ये मेरा प्रॉफिट का एरिया होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये डायग्राम मैंने पहले भी कराया है, सिर्फ ये थोड़ा स्टीप था मोनोपोली में और अभी डिमांड कर्व थोड़ा सा फ्लैट है, बाकी तो सब कुछ एकदम सेम है। जहां पर लॉस होगा वहां पर क्या होगा, लॉस होगा वहां पर एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, इस सिचुएशन में लॉस हो जाएगा, ठीक है। एंड
मुझे एक बात बताओ, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता है क्या? आंसर करो। प्लीज आंसर करो। लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता है क्या? नहीं मिस। क्यों नहीं? नहीं, कंपटीशन ना। कंपटीशन है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकता। देखो, लिखो ये बात, क्योंकि ये ना एग्जाम में कंफ्यूज करती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लॉन्ग रन, अर्न कर सकते हैं ना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन में। सिद्धार्थ कुछ बोल रहा है, प्लीज रिपीट करो ना, क्या बोला वो? मैंने बोला कि अर्न कर सकते हैं ना हम लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन में। अच्छा, मेरी बात सुनो, क्या होगा, मान लो मेरा सोप का ब्रांड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है। सुनो, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्यों। तो बहुत सारे नए प्लेयर्स जो अलग अलग सोप्स बनाते थे वो इस इंडस्ट्री में अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। इफ थोड़े टाइम के लिए मैंने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया, बट लुकिंग एट माय सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, न्यू फर्म्स विल बी अट्रैक्टेड टू एंटर माय इंडस्ट्री। once they do so, there will be more competition, और जैसे ही competition बढ़ेगा, I will be forced to reduce my profit, so I can earn super normal profits in short run। शॉर्ट रन में मैं घुसी और मैंने कमाया, बट मेरे प्रॉफिट को देखो, यदि मैं लॉन्ग रन की बात करूं तो मेरे प्रॉफिट को देख के बहुत सारे दूसरे फर्म्स भी मेरी इंडस्ट्री में आ जाएंगे, और एक बार उन्होंने एंट्री ली तो मेरे को मेरा स्टैंड मार्केट में रखने के लिए, उनके कंपटीशन में खड़ा रहने के लिए मुझे मेरे प्राइस को गिराना ही पड़ेगा। एंड जब मैं प्राइस कम करूंगी तो माय प्रॉफिट्स विल अल्टीमेटली फॉल, एंड सो इट इज प्रूव दैट super normal profits are wiped out, and all the firms earn only normal profits in long run, hence proved। ऐसे लिखा पूरा एक्सप्लेन किया है, तो याद रखो, लॉन्ग रन में इट इज ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। शॉर्ट रन में हो सकता है, पर मुझे देखिए लंबे समय में और लोग आ जाएंगे इस मार्केट में कि चलो चलो प्रॉफिट है, दे विल बी अट्रैक्टेड, यार फिर मुझे मेरा प्राइस कम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो और नॉर्मल प्रॉफिट्स को मैं कैसे बताऊंगी? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। तो एक और बात याद रखना, मोनोपोलिस्टिक में जो जो है ना फर्म्स हैं वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाते हैं लॉन्ग रन में, ये बात याद रखने की जरूरत है। एक और बात याद रखने की जरूरत है, इसीलिए देखो ये भी पूछा नहीं अभी तक, इसलिए थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। थोड़ा सा कैपेसिटी हमेशा उनका आइडल पड़ा रह जाता है, इसलिए वो बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक्सेस कैपेसिटी है। एक्सेस कैपेसिटी का मतलब क्या है? अब जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो ना, मान लो आपके पास कैपेसिटी 100 टन प्रोड्यूस करने की है, 100 टन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, लेकिन प्रोड्यूस कर कितना कर रहे हो? 90 टन, क्योंकि उतना ही आप प्रॉफिटेबली बेच पा रहे हो, उससे ज्यादा आप बेच नहीं पा रहे। मतलब यदि मैं डायग्राम में बनाऊं इसको, तो मैं पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी बेच रही हूँ, लेकिन मेरी कैपेसिटी क्यू नहीं है, मेरी कैपेसिटी Q1 है। मैं यहाँ तक बेच सकती हूँ, लेकिन इतना बेचने के लिए मेरे को प्राइस कम करना पड़ेगा, P1 करना पड़ेगा, वो मुझे नहीं करना है, इसलिए मैं यहाँ Q1 तक जाती ही नहीं हूँ। मैं ये वाला जो एरिया है ना, ये मेरा आइडल कैपेसिटी का एरिया है, मैं उसमें खुश हूँ। तो फर्म विल ऑपरेट एट सब ऑप्टिमल लेवल ओनली लॉन्ग रन। ये जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है ना, इसको क्या बोल रहे हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किस लेवल ऑफ प्रोडक्शन में रन करेगा? SUB, सब ऑप्टिमल, सब ऑप्टिमल लेवल। वो फुल कैपेसिटी पर रन नहीं करेगा। The firm can expand its output from Q to Q1,
एंड रिड्यूस इट्स एवरेज कॉस्ट, पर उसके लिए उसको अपनी प्राइस भी गिरानी पड़ेगी. But it will not do so because to sell more it will have to reduce its average revenue. प्राइस कम करके एवरेज रेवेन्यू गिराना पड़ेगा. इवन मोर देन एवरेज कॉस्ट. देखो वो क्वांटिटी का प्रोडक्शन, क्योंकि वो टोटल क्वांटिटी उस पे तो काम नहीं कर रहा है, सब ऑप्टिमल लेवल पे काम कर रहा है, तो वो जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसको प्राइस गिरानी पड़ेगी मोर देन इट्स एवरेज कॉस्ट. ऐसा काम कोई क्यों करेगा? तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म अपनी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं करता, सब ऑप्टिमल लेवल पे ही काम करता है. ये बात याद रखो, नया क्वेश्चन है ये.